सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट के पहलुओं को डिकोड करना है। करेक्ट। और हमारा लक्ष्य यही है कि आपकी परीक्षा की तैयारी में लगा हर एक मिनट पूरी तरह से मूल्यवान हो। एकदम। हम सिर्फ तथ्यों को रटेंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे के लॉजिक को समझेंगे, ताकि एग्जाम हॉल में वो तुरंत याद आ जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए आज की हमारी ये चर्चा कोई कहानी किस्सों पर नहीं होगी, बल्कि विशुद्ध रूप से फैक्ट्स, ईयर्स, महत्वपूर्ण सूचकांकों और जो हमारे PYQs हैं, यानी पिछले सालों के प्रश्न, उन पर केंद्रित होगी। हाँ, फोकस एकदम क्लियर रहेगा आज। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। मान लीजिए एक परिवार है। उस परिवार की आय अचानक से 3 गुना बढ़ जाती है। उनके पास दुनिया भर की भौतिक सुख सुविधाएं आ जाती हैं। मतलब गाड़ियां, महंगे गैजेट्स और वो सब। हाँ बिल्कुल, वो सब आ जाता है। लेकिन उस परिवार के बच्चे स्कूल नहीं जाते, घर के सदस्यों का स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है और घर की महिलाओं को कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इस स्थिति को उस परिवार का विकास कहा जा सकता है? देखिए, अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये किसी भी एंगल से विकास नहीं है। ये केवल और केवल आर्थिक वृद्धि है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। और यहीं पर हमारी अध्ययन सामग्री का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने आता है। आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के बीच का जो मूल अंतर है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बिल्कुल पूछा जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्थिक विकास मुख्य रूप से मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव होता है। राइट। इसका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि देश की कुल आय कितनी बढ़ रही है, जीडीपी का आकार क्या है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अक्सर देखने को मिलती है। एक बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, मिथ बनाम फैक्ट। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि अगर देश अमीर हो रहा है तो समाज का विकास अपने आप हो जाएगा। क्या आर्थिक विकास और सामाजिक विकास दोनों एक ही प्रक्रिया के दो नाम नहीं है? यही वो बिंदु है जहां छात्र अक्सर गलती करते हैं और परीक्षक इसी का फायदा उठाते हैं। तो फैक्ट क्या है? अगर हम भ्रम और वास्तविकता को अलग अलग करके देखें तो फैक्ट ये है कि ये दोनों बिल्कुल अलग प्रक्रियाएं हैं। आर्थिक विकास की प्रकृति केवल आर्थिक है, मतलब सिर्फ पैसा। हाँ, सिर्फ संपत्ति का निर्माण। लेकिन सामाजिक विकास की प्रकृति बहुत व्यापक है। ये सामाजिक और मानवीय दोनों हैं। ओके। इसमें शिक्षा का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, लैंगिक समानता और समाज के हर वर्ग को समान अवसर देना शामिल है। तो इस सब का असल में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि आर्थिक विकास एक साधन हो सकता है, लेकिन मंजिल नहीं। एकदम सही। और अगर हम अपने अध्ययन सामग्री और PYQ पे नजर डालें तो एक फैक्ट बार बार उभर कर सामने आता है। कई बार सीधा सवाल पूछा गया है कि सामाजिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसका उत्तर बहुत ही स्पष्ट है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। क्वालिटी ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली, क्वालिटी ऑफ लाइफ। सिर्फ पैसा कमाना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। उस पैसे का इस्तेमाल करके एक नागरिक के जीवन स्तर को कितना बेहतर बनाया जा रहा है, असली पैमाना वो है। बिल्कुल। एक ऐसा समाज बनाना जहां लोग न सिर्फ लंबा जीवन जिए बल्कि स्वस्थ और गरिमापूर्ण जीवन जिए। हाँ। तो जीवन की गुणवत्ता, ये बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। अब चूंकि सामाजिक विकास का अंतिम लक्ष्य जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है, तो अगला लॉजिकल सवाल ये उठता है कि इस गुणवत्ता को मापा कैसे जाए? यही सबसे बड़ा सवाल था। मतलब किसी देश की दौलत को मापना तो बहुत आसान है, आप उसके बैंक खाते या GDP देख सकते हैं, लेकिन इंसानी क्षमताओं और खुशहाली को कागजों पर कैसे मापा जाता है? मानव विकास की इस अमूर्त अवधारणा को कोई संख्या कैसे दी जा सकती है? और इसी सवाल के जवाब ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी थी। इस प्रश्न का उत्तर मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI में छिपा है। और परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक तो एक असली गोल्ड माइन है। बिल्कुल। अगर हम इसके डेटा की गहराई में जाएं तो कुछ फैक्ट्स छात्रों को बिल्कुल रटे होने चाहिए। जैसे कि इसका वर्ष। हाँ, सबसे पहले इस सूचकांक की शुरुआत वर्ष 1990 में हुई थी। 1990। और इसे जारी करने वाली संस्था है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम आमतौर पर UNDP कहते हैं। UNDP, राइट। मैं हमेशा इसे एक 3 पैरों वाले स्टूल के रूप में देखती हूँ। अगर हम मानव विकास सूचकांक की बात करें तो इसके 3 प्रमुख घटक हैं। वो 3 पैर कौन से हैं? पहला पैर है जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
एक व्यक्ति जन्म के समय औसतन कितने साल स्वस्थ जीवन जीने की उम्मीद कर सकता है। बहुत जरूरी है। दूसरा पैर है शिक्षा का स्तर, जो ये मापता है कि समाज में ज्ञान की पहुंच कितनी है। और तीसरा पैर है प्रति व्यक्ति आय, जो एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी संसाधनों को दर्शाता है। क्या शानदार एनालॉजी दी है आपने स्टूल वाली। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि यदि कोई एक पैर कमजोर होगा तो स्टूल गिर जाएगा। बिल्कुल गिर जाएगा। मतलब केवल प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना ही काफी नहीं है। जब तक जीवन प्रत्याशा और शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं होगा, मानव विकास नहीं हो सकता। और यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण PYQ फैक्ट छुपा है, जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इसके निर्माताओं के बारे में? हाँ, कई बार ये सवाल आया है कि 1990 में इस क्रांतिकारी सूचकांक की अवधारणा को आखिर विकसित किसने किया था? इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। हाँ, इन दोनों ने मिलकर दुनिया को ये समझाया कि विकास को नापने का पैमाना सिर्फ तिजोरियों में रखा पैसा नहीं हो सकता। ये सच में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। बिल्कुल। 1990 से पहले दुनिया सिर्फ इस बात पर बहस करती थी कि कौन सा देश कितना अमीर है, लेकिन इस फॉर्मूले ने सवाल ही बदल दिया। आप पूछा जाने लगा कि कौन सा देश अपने नागरिकों का कितना ख्याल रखता है। खैर, अगर हम उस 3 पैरों वाले स्टूल के दूसरे पैर की बात करें, यानी शिक्षा की, तो भारत में शिक्षा नीतियों के विकास का क्रमवार विश्लेषण एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा, क्योंकि सिर्फ स्कूल खोल देना ही शिक्षा नहीं है। हाँ, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसे पढ़ाया जा रहा है, ये ज्यादा मायने रखता है। तो समय के साथ नीतियां कैसे बदली? अगर हम इसे ऐतिहासिक और तथ्यात्मक रूप से देखें तो भारत में शिक्षा नीतियों का विकास बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से हुआ है। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण वर्ष याद रखने होंगे। सबसे पहले आती है वर्ष 1968 की नीति। 1968 भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य देश में शिक्षा का एक बुनियादी ढांचा तैयार करना था। फिर एक बड़ा बदलाव आया वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ, जिसका मुख्य फोकस समान शिक्षा अवसर पर था। राइट? एकदम सही। समाज के हर वर्ग तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना। और फिर आता है हमारा सबसे बड़ा और चर्चित नीतिगत बदलाव, नई शिक्षा नीति या NEP 2020। हाँ, और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि NEP 2020 से परीक्षाओं में लगातार प्रश्न बन रहे हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं जो छात्रों को याद रखने चाहिए? इसके मुख्य बिंदुओं में बहुभाषी शिक्षा और कौशल आधारित शिक्षा शामिल हैं, यानी मल्टीलैंग्वेज और स्किल बेस्ड एजुकेशन। बिल्कुल। इसके पीछे का कारण यह है कि अब दुनिया को सिर्फ रटने वाली मशीनें नहीं चाहिए। बच्चों को मातृभाषा में सिखाने से उनकी समझ बढ़ती है। और यहाँ एक सीधा फैक्ट है जो किसी भी छात्र को नहीं भूलना चाहिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ फैक्ट, स्ट्रक्चर वाला। हाँ, नई शिक्षा नीति 2020 ने हमारी पुरानी 10+2 स्कूली शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से हटा दिया है। उसकी जगह एक नई 5+3+3+4 शिक्षा संरचना लागू की गई है। 5+3+3+4। परीक्षा में ये संख्या सीधे सीधे पूछी जाती है। बिल्कुल। लेकिन इसका सिर्फ रट्टा मारना काफी नहीं है। इसके पीछे का तर्क ये है कि बच्चे के दिमागी विकास के अलग-अलग चरणों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई का ढांचा तैयार किया गया है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। हमने शिक्षा की बात कर ली, लेकिन उस टूल के दूसरे महत्वपूर्ण पैर जीवन प्रत्याशा यानी स्वास्थ्य का क्या? और इसके साथ ही जो सामाजिक विकास की रीढ़ है, लैंगिक समानता, उसकी बात करना भी जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि सोचिए, अगर कोई इंसान बहुत उच्च शिक्षित है लेकिन वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो क्या वो देश की उत्पादकता में कोई योगदान दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को गति देती है। इस तंत्र को तथ्यात्मक रूप से समझने के लिए हमें भारत के कुछ प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों के वर्षों को देखना होगा। तो चलिए नोट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। 2005। इसका मुख्य कारण था ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना। लेकिन बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं देना एक बात है, गंभीर बीमारियों के इलाज का खर्च उठाना बिल्कुल अलग बात है। यहीं पर एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर कदम आता है, आयुष्मान भारत योजना। हाँ, आयुष्मान भारत, जिसकी शुरुआत वर्ष 2018 में हुई। बिल्कुल। लेकिन अगर हम थोड़ा आलोचनात्मक विश्लेषण करें तो सिर्फ स्वास्थ्य बीमा दे देने से सामाजिक विकास कैसे होता है?
ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। हाँ। देखिए, आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देना है। 5 लाख रुपए तक। हाँ, जब किसी गरीब परिवार में कोई गंभीर बीमारी आती है तो इलाज के खर्चे की वजह से वे परिवार कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। ये योजना उस भारी खर्चे को रोकती है। तो ये सिर्फ एक स्वास्थ्य योजना नहीं है, बल्कि ये परिवारों को आर्थिक रूप से बर्बाद होने से बचाने का एक सुरक्षा कवच है। एग्जैक्टली, जो सीधे तौर पर सामाजिक विकास को मजबूत करता है। ये समझना वाकई बहुत जरूरी था। और जब हम सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं तो लैंगिक समानता के बिना ये चर्चा अधूरी है। समाज का आधा हिस्सा महिलाएं हैं। बिल्कुल। अगर आधा हिस्सा पीछे छूट जाए तो कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इसे मापने के लिए कुछ प्रमुख सूचकांक हैं, जैसे जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स यानी GDI और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यानी GII। हाँ, ये सूचकांक आईना दिखाते हैं कि कोई देश महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके सशक्तिकरण में कहाँ खड़ा है। और भारत के संदर्भ में बात करें तो महिला सशक्तिकरण को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं काम कर रही हैं। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना। ये सिर्फ एक बचत खाता नहीं है, बल्कि बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए एक वित्तीय गारंटी है। और उज्ज्वला योजना भी है। कई बार लोग सोचते हैं कि गैस सिलेंडर देने का सामाजिक विकास से क्या लेना देना। हाँ, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन इसका सीधा संबंध महिलाओं के फेफड़ों के स्वास्थ्य और उनकी जीवन प्रत्याशा से है। बिल्कुल। और इन सब के बीच सबसे प्रमुख योजना जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और यहाँ फिर से परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण PYQ फैक्ट सामने आता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका उत्तर है वर्ष 2015। तथ्यों और नीतियों को देखते हुए ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि आगामी परीक्षाओं में प्रश्न किस रूप में आ सकते हैं। चलिए हमारे मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम क्वेश्चन सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम सबसे संभावित प्रश्नों की प्रकृति का विश्लेषण करें तो मिलान करें या मैच द फॉलोइंग प्रारूप का प्रश्न आने की सबसे अधिक संभावना है। परीक्षकों का ये पसंदीदा तरीका है। एकदम सही। परीक्षा के दौरान एक तरफ कॉलम ए में योजनाओं के नाम दिए जा सकते हैं, जैसे NHM, आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ कॉलम बी में उनके शुरू होने के वर्ष ऊपर नीचे करके दिए जा सकते हैं, जैसे 2005, 2018 और 2015। हाँ, छात्रों को इन्हें सही क्रम में मिलाना होता है। इस तरह के प्रश्न रटने की क्षमता से ज्यादा विषय की स्पष्ट समझ की मांग करते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये सभी वर्ष बिल्कुल फिंगर टिप्स पर हों। चलिए अब समय आ गया है इस पूरे सेशन को समेटने का और हमारे रैपिड रिवीजन समरी की ओर बढ़ने का। बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन के फैक्ट्स दिमाग से फिसल सकते हैं। तो क्या हम 1 मिनट के भीतर आज चर्चा किए गए सभी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पड़ावों को एक बार रिवाइज कर सकते हैं? बिल्कुल। सभी छात्र ध्यान दें। पहला फैक्ट, सामाजिक विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है? जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। करेक्ट। दूसरा, मानव विकास सूचकांक किस वर्ष शुरू हुआ? 1990 में। इसे कौन जारी करता है? UNDP। और इसके पीछे किन अर्थशास्त्रियों का दिमाग था? महबूबुल हक और अमर्त्य सेन। बिल्कुल। तीसरा, नई शिक्षा नीति 2020 ने कौन सा नया ढांचा दिया है? 5+3+3+4 का ढांचा। सही। चौथा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM कब शुरू हुआ? वर्ष 2005 में। पांचवा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष लागू हुई? वर्ष 2015 में। और अंत में, आयुष्मान भारत योजना कब आई और इसका कवर क्या है? ये वर्ष 2018 में आई, जिसका लक्ष्य 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देना है। बेहतरीन। ये रिवीजन निश्चित रूप से पूरी टाइमलाइन को दिमाग में पक्का कर देगा। बिल्कुल करेगा।